जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन आज का पढ़ना है और वो है इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन कास्ट एंड मार्केट बिहेवियर। तो उससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें जो है वो अ, पता हो इसका ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन हमने आगे चलकर भी पढ़ना है, लेकिन अभी इसको हम डिस्कस करते हैं क्या है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन जो है, यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा। ग्लोबलाइजेशन means the increasing unification of the world economic order through the reduction of such barriers to the international trade as tariff, export fee, import quotas। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं या जो बैरियर्स हैं, जो रुकावटें हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो लगाता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के अंदर ऑफ द गुड्स एंड ऑफ द सर्विसेज दोनों, उसको कम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मुल्क दूसरे मुल्क से ट्रेड करता है तो वो उसकी चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाता है, जिसे आप लोग आम तौर पर कस्टम ड्यूटी के नाम से जानते हैं। तो टैरिफ जो है वो क्या है? वो टैक्स है किसके ऊपर? इंपोर्टेड कमोडिटी के ऊपर भी हो सकता है और एक्सपोर्टेड कमोडिटी के ऊपर भी हो सकता है। इस तरह एक्सपोर्ट फीस होती हैं, इंपोर्ट कोटास होते हैं। इंपोर्ट कोटा का मतलब ये है कि एक मुल्क जो है कोई कोटा फिक्स कर देता है किसी भी चीज़ का बाहर से मंगवाने का। जैसे पाकिस्तान है फॉर एग्जांपल, तो वो कहते हैं कि आपने 50,000 गाड़ियाँ एक साल में बाहर से मंगवानी हैं। तो 50,000 गाड़ियाँ जो बाहर से आनी हैं उसको कोटा कह दिया। अब 50,000 गाड़ी जब एक साल के अंदर, चाहे एक महीने में आ जाए पाकिस्तान के अंदर, तो उसके बाद 50,000 से ऊपर एक गाड़ी भी नहीं आएगी क्योंकि कोटा फिक्स हो गया। तो ये एक बैरियर लग गया ना। बैरियर कहते हैं रुकावट को, रिस्ट्रिक्शन को। तो जब ये रिस्ट्रिक्शन लगती हैं तो ट्रेड श्रिंक होना शुरू हो जाती है, ट्रेड कम होना शुरू हो जाती है। क्योंकि हम लोग चाह भी रहे होंगे तो हम लोग गाड़ी बाहर से नहीं मंगवा सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का एक कोटा फिक्स है, उससे ज़्यादा हम नहीं मंगवा सकते। या फिर गवर्नमेंट टैरिफ लगा देती है कि आप गाड़ी मंगवाएंगे तो उसके ऊपर इतना टैक्स पे करेंगे आप। उससे भी ट्रेड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लोगों को ज़्यादा जो है वो कीमत पे करनी पड़ेगी टैरिफ शामिल होने की वजह से, जिसे आप कस्टम ड्यूटी कहते हैं। कस्टम ड्यूटी की शक्ल में आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस कहलाती हैं। तो उसमें यही बात यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उनको, या इन बैरियर्स को क्या किया जाए? रिड्यूस किया जाए। ये रिड्यूस की बात कर रहे हैं। अगर ये बैरियर्स कम होना शुरू हो जाएंगे तो इससे क्या होगा? दुनिया एक बन जाएगी, ग्लोबल विलेज जैसे होता है, ग्लोबल बन जाएगी। तो बॉर्डर्स तो मौजूद होंगे, लेकिन वो बॉर्डर सिर्फ इस चीज़ की डिमार्क करेंगे, इसको निशानदही करेंगे कि बस ये एक मुल्क है, ये दूसरा मुल्क है। लेकिन लोग भी आ सकते हैं और जा सकते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर, और गुड्स भी आ सकती हैं और जा सकती हैं। और अगर ये हो जाए तो इस चीज़ को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और इसकी तरफ दुनिया अब बढ़ रही है कि जी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म करें, इंसानों के हवाले से भी और गुड्स के हवाले से भी। यानी गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री से दूसरी कंट्री में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन जो है वो आनी चाहिए और दुनिया एक बन जाए। इसलिए लिखा है इंक्रीजिंग यूनिफिकेशन। ये देखें ना, द इंक्रीजिंग यूनिफिकेशन, यानी यूनिफिकेशन मीन्स एक हो जाए सारे, मतलब दुनिया एक हो जाए और ये ना पता चले कि ये आप किस मुल्क में फिर रहे हैं इस वक्त। जैसे आप जो है वो यूरोपियन यूनियन में चले जाएं,
मैं गया हुआ हूँ वहाँ पे, तो मैंने एक मुल्क का सिर्फ वीज़ा लिया था और फिर उसके बाद आप 20 से 25 कंट्रीज जो हैं वो फिरते हैं, आपको कोई रोकने वाला ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दी हैं और ऐसा लगता है जैसे एक ही मुल्क में फिर रहे हैं। तो मैं ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं इटली से ऑस्ट्रिया चला गया, ऑस्ट्रिया से स्विट्ज़रलैंड चला गया, फिर जर्मनी चला गया, इस तरह डिफरेंट कंट्रीज में फिर हूँ बाई रोड। तो मुझे तो मतलब किसी ने भी नहीं रोका कि जी आप कहाँ से आ रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। तो दिस शोज कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। आ, तो यू कैन गो एवरीवेयर। लेकिन ये चीज़ ग्लोबलाइजेशन है, और अगर ये पूरी दुनिया में हो जाती है तो उससे कोई मुल्क दूसरे मुल्क की चीज़ों के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाएगा, यानी टैक्स नहीं लगाएगा या कम कर देगा, कोई कोटा नहीं होगा, जितना मर्जी कोई चीज़ जा सकती है, आ भी सकती है। इससे क्या होगा कि इसका मकसद क्या है ये आगे देखें। द गोल इज टू इंक्रीज द मटेरियल वेल्थ, goods and services through an international division of labor by efficiencies brought about by the international relations, specialization and competition। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे क्या होगा, पूरी दुनिया के अंदर वेल्थ में इजाफा होगा, गुड्स एंड सर्विसेज उन्हें पहुंचेंगी, उधर से पहुंचेंगी जहां सस्ती से सस्ती होंगी। जाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तान अगर गंदम सस्ती बनाता है या चावल सस्ते बनाता है, तो यहाँ पे जो लेबर है वो एफिशिएंट है और वो काम कर रही है और उसने बेहतर तरीके से उस चीज़ को बनाया है, तो वो चीज़ आपको पूरी दुनिया को मिलेगी। इस तरह अगर अमेरिका के अंदर एक चीज़ सस्ती बनती है क्योंकि वो उनको उसको बनाने में एफिशिएंट हैं, तो वो चीज़ पूरी दुनिया को सस्ती मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म करनी पड़ेंगी, बैरियर्स ख़त्म करने पड़ेंगे, रुकावटें ख़त्म, बैरियर कहते हैं रुकावटें, तो रुकावटें ख़त्म करनी पड़ेंगी ना आपको। तो जब आप रुकावटें ख़त्म करेंगे तो तभी एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क लोग भी आ जा सकेंगे और उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। और उससे हर मुल्क अपने अपने जो जिसमें वो माहिर होगा वो पूरी दुनिया को वो चीज़ सस्ती से सस्ती बेचेगा। उससे इंटरनेशनल रिलेशंस भी बेहतर होंगे और उससे जाहिर सी बात है कंपटीशन भी होगा कि एक मुल्क सस्ती बना रहा है तो आप भी कोशिश करेंगे कि आप भी सस्ती बनाएं। तो ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन के अंदर आती हैं। ठीक है जी। तो यही यही बात यहाँ पे इसने की हुई है कि ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट। उससे मार्केट क्या होंगी, डेवलप होंगी, प्रोडक्शन ऑपरेशन बेहतर होंगे, स्पैनिंग द ग्लोब, ग्लोब कहते हैं वर्ल्ड को, यानी दुनिया के अंदर जो फैले हुए प्रोडक्शन प्रोसेस एक दूसरे मुल्क से दूसरे मुल्क में फैल जाएंगे। क्योंकि एक प्रोडक्शन प्रोसेस अगर एक मुल्क में सस्ता है तो आप वहां से बनवा लेंगे। जैसे आप देखें कि मलेशिया के अंदर बहुत सारे मुल्कों ने अपनी प्रोडक्शन प्लांट्स प्लांट्स लगाए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे लेबर सस्ती है तो वो वहाँ से बन के आ रही हैं। यानी एक प्रोसेस किसी मुल्क में हो रहा है, एक प्रोसेस किसी मुल्क में हो रहा है, तो इससे प्रोडक्शन ऑपरेशन जो है वो फैले हुए हैं अराउंड द ग्लोब, यानी स्पैनिंग द ग्लोब मीन अराउंड द ग्लोब उन्होंने फैलाए हुए हैं। तो अब उस उनको मसला ही नहीं है कि ये वाला प्रोसेस मतलब एक प्रोसेस है किसी चीज़ को बनाने का, और उसमें फॉर एग्जांपल कपड़ा ही है, तो उन्हें पता चलता है कि बांग्लादेश में स्पिनिंग बड़ी सस्ती है तो वो स्पिनिंग वहां से करवा लेते हैं। ठीक है ना जी। पाकिस्तान के अंदर जो है वो कपास सस्ती है तो कपास यहाँ से ले लेते हैं। अगले मुल्क के अंदर स्टिचिंग सस्ती है तो स्टिच वहां से करवा लेते हैं। और एक मुल्क के अंदर पैकिंग अच्छी है वहाँ पैकिंग करवा लेते हैं। यानी ये पूरा प्रोडक्शन ऑपरेशंस पूरी दुनिया में फैला के फिर एक जगह पे उन्होंने बेच दिया, पूरी दुनिया में बेच दिया। तो उससे ये होता है कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और जाहिर सी बात है उससे फ़ायदा होता है, सब सब लोगों को, पूरी दुनिया को फ़ायदा होता है। तो ये है जी इसका बेनिफिट ग्लोबलाइजेशन का। उनकी कॉस्ट में क्या आ जाती है, कंसिडरेबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर जाहिर सी बात है कम होती है, क्योंकि वहाँ लेबर सस्ती होती है एस्टैब्लिश इकोनॉमीज़ की नस्बत। एस्टैब्लिश इकोनॉमीज़ में वेजेस हाई होती हैं, लेकिन जो लेस डेवलप कंट्री है वहाँ पे वेजेस जो हैं वो कम होती हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि रिमूव द रिस्ट्रिक्शंस,
इन द इंटरनेशनल ट्रेड, और इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म की जाती हैं वहाँ पे। इसने यहाँ पे बताया कि ग्लोबलाइजेशन हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 14 में, उस वक्त फिर मज़ीद भी कर लेंगे, लेकिन इस वक्त ग्लोबलाइजेशन के ओरिजिन के हवाले से मज़ीद समरी आप देखें यहाँ पे, उसमें क्या बात हो रही है। उसमें ये कह रहे हैं कि ये हैं ओरिजिन्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। जी, अब इसमें पहला ये है कि जब आप रिस्ट्रिक्शंस या जो रुकावटें हैं वो ख़त्म कर देंगे, बैरियर ख़त्म कर देंगे, उससे कम्युनिकेशन जो है पूरी पूरी दुनिया के अंदर, ग्लोब कहते हैं वर्ल्ड को, तो पूरी दुनिया के अंदर कम्युनिकेशन जो है इम्प्रूव हो जाएगी, टेली कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी, एयर ट्रांसपोर्ट बेहतर हो जाएगी। एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है तो वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही यूज़ करेंगे ना, एक दूसरे से ताल्लुक़ रखने के लिए। तो उसमें रेल है, रोड है, एयर है, शिप है, जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वो चारों यही होते हैं, रेल, रोड, एयर और शिप। ये सारे इम्प्रूव करेंगे और लोग मूव करेंगे एक दूसरे कंट्री से दूसरे कंट्री की तरफ। दूसरा ये होगा कि एलिमिनेशन ऑफ द ट्रेड बैरियर्स, एलिमिनेशन कहते हैं ख़त्म करना, ट्रेड बैरियर्स ख़त्म हो जाएंगे एक कंट्री से। और वो जो उनका बैरियर लगाते क्यों हैं, क्योंकि एक मुल्क जो है वो अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाह रहा होता है, इस वजह से वो बैरियर लगाता है। उसको कहते हैं प्रोटेक्शनिस्ट बिहेवियर। प्रोटेक्शन कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ देना। वो कैसे, मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये पाकिस्तान है, और फ़र्ज़ करें कि ये क्या है, चाइना है, ठीक है ना जी, ये चाइना है। अब चाइना से एक चीज़ पाकिस्तान आ रही है, ये देखें, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, यहाँ रुक गई आके। क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर इस जगह पर एक बॉल पॉइंट बन रहा था, बॉल पॉइंट पेंसिल, और उसकी जो कीमत है वो फ़र्ज़ कर लें कि वो 50 रुपये है। अब ये बॉल पेंट जो है वो पाकिस्तान की अपनी फर्म बना रही है। अब ये बॉल पेंट चाइना से आ रहा है, तो वो आ रहा है 20 रुपये का। अब जब ये 20 रुपये का यहाँ पे आएगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस बॉल पॉइंट की इंडस्ट्री को बचाना है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 20 रुपये का आ गया यहाँ पे बॉर्डर पे, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, और ये 20 रुपये का आ गया है। तो अब यहाँ पे 20 रुपये का वो आया, तो अब उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, प्लस लगा देती है, क्या भला, टैरिफ लगाएगी। ये जो हमें अभी वर्ड पड़ा था टैरिफ, यानी टैक्स, तो वो टैरिफ लगा देती है। तो टैरिफ लगा देती है 40 रुपये का, तो ये टोटल कितने का हो जाता है, 60 रुपये का। अब ये 60 रुपये का जब पाकिस्तान के अंदर जाता है, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के लोग समझते हैं कि हमें 50 वाला ख़रीदना चाहिए, तो वो 60 वाला नहीं ख़रीदते, जिससे ये वाली इंडस्ट्री, पाकिस्तान की इंडस्ट्री चलती रहती है, और इसके अंदर जो मज़दूर काम कर रहे हैं या बाकी लोग, वो बेरोज़गार नहीं होते हैं, और इस तरह से वो अपनी इस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर लेता है पाकिस्तान। इसको कहते हैं प्रोटेक्शनिस्ट बिहेवियर, ठीक है ना। लेकिन ग्लोबल, ये चीज़ जो टैरिफ लगाना है, ये ग्लोबलाइजेशन के उलट है। ग्लोबलाइजेशन कहती है कि नहीं, आप ये टैरिफ नहीं लगाएंगे, और 20 रुपए की चीज़ चाइना से आ रही है, तो तो ये तो ये 20 रुपए की ही पाकिस्तान के अंदर जाएगी। लेकिन जब ये 20 रुपए की पाकिस्तान के अंदर जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि ये इस इंडस्ट्री को तो बंद कर देगी। अगर फॉर एग्जांपल ये टैरिफ नहीं लगाया जाता, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि ये 20 रुपए की चीज़ जो है वो वहाँ पे पहुँचेगी पाकिस्तान के अंदर। जी, तो आपको बात समझ में आ गई।
तो ये 20 रुपए की चीज़ फिर बिकेगी, चाइना की चीज़ ही बिकेगी। 50 वाली चीज़ जो पाकिस्तान में बन रही है वो नहीं बिकेगी और पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि प्रोटेक्शनिस्ट और ग्लोबलाइजेशन एक दूसरे के उलट है। ग्लोबलाइजेशन कहती है कि रिस्ट्रिक्शंस खत्म करो, टैरिफ कम करो, खत्म करो, बल्कि कम करते करते जीरो पे ले आओ। लेकिन प्रोटेक्शनिस्ट बिहेवियर ये है कि नहीं, हमने अपनी इंडस्ट्री को बचाना है तो हमें आपकी जो सस्ती चीज़ है उसको महंगा करना पड़ेगा, अदरवाइज तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद हो जाती है। तो ये है जी प्रोटेक्शनिस्ट बिहेवियर और ग्लोबलाइजेशन बिहेवियर, जो दोनों का एक दूसरे से क्या है, उलट है। और यहीं पे वो कह रहे हैं कि अगर ग्लोबलाइजेशन आपने लेके आनी है तो आपको बैरियर्स खत्म करने पड़ेंगे, ट्रेड बैरियर्स खत्म करने पड़ेंगे, नेशंस को गिव अप करना पड़ेगा। गिव अप कहते हैं खत्म कर देना, गिव अप कहते हैं तर्क कर देना, खत्म कर देना। नेशंस को गिव अप करना पड़ेगा कौन सा बिहेवियर, प्रोटेक्शनिस्ट बिहेवियर। इसका मतलब यह है कि फिर प्रोटेक्ट जब नहीं करेगी तो फिर टैरिफ नहीं लगाएगी। जब टैरिफ नहीं लगाएगी तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्री तो आपकी बंद हो जाएगी। जैसे पाकिस्तान में आप लोग देख रहे हैं कि चाइना की चीज़ें जब आती हैं तो वो आपकी चीज़ तो नहीं बिकती है, फिर आपके लोग, आपकी इंडस्ट्री बंद होती है और आपके लोग बेरोजगार होते हैं। तो उसका, अगर हमें ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाना है तो हमें भी अपनी चीज़ को सस्ती करना पड़ेगा, तभी ही हम लोग उस इंडस्ट्री के साथ compete कर सकेंगे। यानी हमें भी अपनी चीज़ 20 रुपए तक लानी पड़ेगी, फिर लोग क्वालिटी देख के लेंगे, क्योंकि दोनों की अगर चीज़ें की कीमत सेम हो जाएगी तो लोग फिर क्वालिटी को देख के लेंगे कि जिसकी क्वालिटी बेहतर है वही ले सकेगा। तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन वाले लोग कहते हैं कि हमें क्या करना है, अगर ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाना है तो हमें ट्रेड बैरियर्स ख़त्म करने पड़ेंगे, प्रोटेक्शनिस्ट बिहेवियर ख़त्म करना पड़ेगा। तो उसका ये फ़ायदा है कि ठीक है, प्रोड्यूसर को तो लॉस होगा लेकिन कंज्यूमर को तो फ़ायदा होगा, और वो फ़ायदा उठाएगा कि 20 की चीज़ अगर पाकिस्तान के अंदर 50 की बन रही है, तो अगर ये 40 रुपए का फॉर एग्जांपल टैक्स या टैरिफ नहीं लगाते तो 20 की चीज़ पाकिस्तान में आएगी। उससे कंज्यूमर्स को फ़ायदा होता है, सेलर को तो नुकसान होता है लेकिन कंज्यूमर को फ़ायदा होता है कि पाकिस्तान में वो चीज़ 50 की है लेकिन अब ये बाहर से जो आई है वो 20 रुपए की मिल गई उनको। ठीक है ना जी। फिर तीसरा जो है वो ये है कि पॉलिटिकल चेंज जो है उसने मजबूर कर दिया है इकोनॉमीज़ को, क्योंकि पहले इकोनॉमीज़ जो थी वो ट्राइबल बेस्ड थी, जैसे होते हैं ट्राइबल कबीले होते हैं, और अभी भी अब बहुत सारे मुल्कों में ट्राइबल बेस है गवर्नमेंट। जैसे किंगडम्स हैं बहुत सारी, जैसे सऊदी अरेबिया है तो किंगडम है ना, तो शहनशाहियत चल रही है वहाँ पर भी, जिस तरह ओमान में चल रही है। और स्टेट प्लान्ड इकोनॉमीज जो है वो स्टेट उनको चलाती है बेसिकली, वहाँ पे सोशलिज्म है। तो ये जा रही हैं अब किस तरफ, मार्केट सिस्टम की तरफ। तो मार्केट सिस्टम कौन सा होता है, डिमांड एंड सप्लाई सिस्टम के बेस पर वो चेंज हो जाती हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन के ये फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन अगर होती है तो ग्लोबलाइजेशन समझ गए ना आप लोग, ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि रिडक्शन करनी है बैरियर्स के अंदर, रिस्ट्रिक्शंस के अंदर। ये वाली जो बात मैं भी आपसे कर रहा था कि आपने क्या करना है, ख़त्म करनी है रुकावटें, ये जो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये बैरियर्स जो हैं वो क्या करने हैं, ख़त्म करने हैं आपने। यानी टैरिफ, एक्सपोर्ट कोटा, इंपोर्ट कोटा, और फ्री कर देना है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि आपने किस तरफ जाना है, फ्री, फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का मतलब है कि नो रिस्ट्रिक्शंस। कोई भी एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर क्या करेगा, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा। बात समझ आ गई। फ्री का मतलब ये नहीं कि चीज़ें फ्री भेज देनी है। फ्री का मतलब है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। आप जैसे यहाँ पे हमने रोका था और 20 रुपए टैक्स लगा दिया था या 40 रुपए टैरिफ लगा दिया था, तो ये फ्री नहीं है। और अगर ये 20 की चीज़ चाइना से आई है और 20 की पाकिस्तान के अंदर चली गई है तो वो फ्री ट्रेड है। इस तरह पाकिस्तान से चाइना में जाएगी तो चाइना भी पाकिस्तान की चीज़ों पे कोई टैरिफ या टैक्स नहीं लगाएगा, तो इसे फ्री ट्रेड कहेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन किधर लेके जा रही है दुनिया को, फ्री ट्रेड के अंदर, जिसके अंदर क्या हो, फ्री ट्रेड का मतलब है नो बैरियर्स, नो बैरियर्स, नो बैरियर्स, नो 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 रिस्ट्रिक्शंस। तो आपकी चीज़ बगैर किसी टैरिफ के, बगैर किसी कमोडिटी के, कोटा के, कोई फी के
आप एक मुल्क का बॉर्डर दूसरे मुल्क का बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन का फ्री ट्रेड के साथ ताल्लुक है, लेकिन ये उलट है किसके, प्रोटेक्शनिस्ट बिहेवियर के। अब देखें कि ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट जो है वो कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि कॉस्ट एक मुल्क से दूसरे मुल्क में क्या करती है, वेरी करती है कंट्री टू कंट्री। जैसे आप लोग ये देखें कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है और लेबर जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो है वो वेरी करती है, यानी चेंज तब्दील है। उसकी क्या वजह है, एक मुल्क में कॉस्ट ज़्यादा है, एक मुल्क में कॉस्ट कम है, उसकी क्या वजूहात हैं। तो उसकी ये तीन चार वजूहात इन्होंने पांच बताई हुई हैं, ABCDE। तो ये पांच वजूहात हैं, तीन और दो पांच, ABCDE पांच वजूहात बताई हुई हैं। इनकी वजह से कॉस्ट ऑफ मटेरियल और कॉस्ट ऑफ लेबर जो है वो क्या करती है, तब्दील होती है। नंबर वन है साइज ऑफ पॉपुलेशन। कुछ मुल्क जो हैं वो बहुत बड़े मुल्क हैं, उनकी आबादी जो है बहुत बड़ी है। जैसे चाइना है, आपको पता दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है पॉपुलेशन के लिहाज से। और इस तरह फिर इंडिया दूसरे नंबर पे आता है, पाकिस्तान छठे नंबर पे आता है पॉपुलेशन के हवाले से। तो हम पॉपुलेशन के हवाले से बहुत बड़े मुल्क हैं। जिन मुल्कों में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर वहाँ पर लेबर जो है वो सस्ती होती है और वेज उनकी क्या होती है, कम होती है। क्योंकि जिस चीज़ की भी सप्लाई ज़्यादा होगी उसकी प्राइस गिर जाएगी। ये तो एक जनरल रूल है इकोनॉमिक्स का। तो इन मुल्कों में पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से इन मुल्कों में लेबर ज़्यादा, जाहिर सी बात है लेबर ज़्यादा होने की वजह से उनकी वेजेस क्या है, कम हो जाती हैं। तो ये पहली वजह समझ आई कि लेबर की कॉस्ट कहाँ कम होगी, जहाँ पे आबादी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो अबंडेंट पॉपुलेशन जहाँ पे होगी, यानी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, वहाँ वेजेस क्या होंगी, लो लेवल पे होंगी। नंबर टू, बेटर स्किल बेस। कुछ मुल्क ऐसे होते हैं जहाँ पर लोग बड़े स्किल्ड होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम ऐसा डिज़ाइन किया होता है कि वहाँ के लोग जो हैं वो स्किल्ड हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो है वो स्किल लोग अगर चाहिए तो आपको उन मुल्कों की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मुल्क कंट्री टू कंट्री जो है वो वेरी करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको नज़र आता है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि यही जो लोग हैं जो कि स्किल्ड लोग हैं वो बहुत महंगे होते हैं। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ जो तरक्की पजीर मुल्क होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो कि अभी तरक्की नहीं किए होते हैं, वहाँ पर यही स्किल्ड लोग जो होते हैं सस्ते मिल जाते हैं आपको। फिर तीसरा है लीगल डिफरेंसेस। तो कुछ मुल्कों के अंदर लॉ इतना ज़्यादा, लॉ तो होता है लेकिन लॉ की इतनी ज़्यादा इन्फोर्समेंट नहीं होती। जैसे हमारा मुल्क ही है, यहाँ पर लॉ तो मौजूद है लेकिन लॉ की इतनी ज़्यादा इन्फोर्समेंट नज़र नहीं आती है। तो वहाँ पर बिजनेस करना ज़रा आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसके मुताबिक नहीं करनी पड़ती जैसा कि लॉ कह रहा होता है। जैसे लॉ के अंदर ये है कि आप एनुअल लीव देंगे अपने वर्कर्स को, उनको हेल्थ पर, उनकी इंश्योरेंस पर खर्च करेंगे, उनको जो वेजिस मिनिमम गवर्नमेंट कह रही है वो पूरी देंगे। तो ये लॉ उस चीज़ को, लेकिन यहाँ पे कितना कि इन चीज़ों को इंश्योर किया जाता है वो हमारे सामने है। तो इसकी वजह से उस प्रोड्यूसर की कॉस्ट बच जाती है, क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें नहीं देनी पड़ती। तो वो ज़रा सस्ती चीज़ें बना रहा होता है, क्योंकि उन्हें ये, लेकिन ऐसे मुल्क जो डेवलप्ड होते हैं वहाँ पर वो इन सारी चीज़ों को इंश्योर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर लॉ बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है और उसको लोग वहाँ की गवर्नमेंट उनको प्रॉपर तरीके से इन्फोर्स भी करवाती हैं। तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि उनको ये हेल्थ पे खर्च करना पड़ता है, अपने वर्कर्स की वेलफेयर पे खर्च करना पड़ता है, उनको लीव इंटाइटलमेंट देनी पड़ती हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जब नहीं देनी पड़ेंगी कुछ कंट्रीज में, तो वहाँ पर बिजनेस करना ज़रा आसान है और वहाँ पे कॉस्ट भी कम पड़ती है। उसके बाद कुछ ममालिक ऐसे होते हैं जो दूसरे ममालिक को के इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं।
जैसे वो कहते हैं कि लैंड आपको देंगे जी, हम आए, आप हमारे मुल्क में काम करें, हम आपको लैंड देते हैं, हम आपको बिल्डिंग देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, हम आपको बिजली का बिल में कमी कर देंगे, हम आपको टैक्स नहीं लगाएंगे, हम आपको लोन दे देंगे, ग्रांट्स दे देंगे, तो वगैरह। ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि जाहिर सी बात है एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं, जो कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के इन्वेस्टर्स को ऑफर करता है, जिससे वो उधर उस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उनकी कॉस्ट क्या होती है वहाँ पे कम हो जाती है। और आखिरी बात ये है कि इन लोअर कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड अदर सर्विसेज, क्योंकि आप एक ऐसे मुल्क में जाके फैक्ट्री सेटअप करते हैं जहाँ पर जो है वो वेजिस बहुत कम है। जैसे पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने अपनी फैक्ट्रियां बांग्लादेश में लगाई, जब पाकिस्तान में ये इलेक्ट्रिसिटी का बहरान आया, तो इंडिया में जाकर लगा दी, बांग्लादेश में जाकर लगा दी, और वहाँ से उन्होंने सस्ते सस्ता एक तो बिजली उन्हें मिलना शुरू हुई, और सस्ती लेबर भी मिलना शुरू होगी। तो बाज़ औक़ात आपको लेकिन ये जब ये तभी करेंगे ना जब वो इजाज़त दे देंगे। तो इजाज़त में क्या है कि रिस्ट्रिक्शन ना लगाएंगे, तो आप अपना पूरा सेटअप उठा के बांग्लादेश ले जाते हैं या किसी और मुल्क में ले जाते हैं, या पाकिस्तान में लोग आके लगा देते हैं, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट इजाज़त देगी तो आप लगाएंगे ना। अगर रिस्ट्रिक्शन होंगी तो फिर तो नहीं लोग आएंगे। तो इन सारे यानी पांचों फैक्टर्स का नतीजा ये निकलता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, यानी फिक्स कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट भी, वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो ये है रिजल्ट क्या है, द इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स आर टू लोअर बोथ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसकी वजह से? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई और लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं आसानी से। अच्छा, अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अ डोमेस्टिक फर्म कैन टेक एडवांटेज ऑफ द लोअर कॉस्ट अवेलेबल ग्लोबली इन टू वेज, यानी एक लोकल फर्म है और वो ग्लोबली अगर अपने कुछ ऑपरेशंस दुनिया में कर रही है तो कुछ उसको फायदा हो सकता है, क्योंकि वो अपनी फैक्ट्री वहां पर रीलोकेट कर सकता है जहां पर उसे नजर आएगा कि ये सस्ती, यहाँ पे बनाना जो है वो सस्ता है, तो वो उसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है फिर। तो वो आसानी से वहां पे उसको शिफ्ट करेगा और देन फिर क्या करेगा, मूव कर जाएगा वहां पे, अपनी उस प्रोसेस को वहां पे कंप्लीट करेगा। इसके अलावा वो कॉन्ट्रैक्ट आउट कर सकता है एज एन इंडिपेंडेंट फर्म टू लो कॉस्ट इन कंट्री, जहां पर उन्हें पता चले कि ये चीज सस्ती बन रही है, तो वो ऑफ शोरिंग, यानी आपने पढ़ा था, तो ऑफ शोरिंग कर सकता है, किसी दूसरी दुनिया के मुल्क के साथ राब्ता करके वो कहेगा जी ये चीज़ मुझे बना के आप दें, और वो बनाते हैं। तो मैं मतलब इंग्लैंड में रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी मैंने प्रोडक्शन वहाँ पे देखी है, प्रोसेस देखे हैं कि मैं हैरान होता था कि बांग्लादेश की जो है वो गारमेंट्स जो है वो बिक रही हैं और बड़े बड़े स्टोर्स पर बिक रही हैं। तो मैं पाकिस्तान की भी चीज़ें वहाँ पे थी, लेकिन पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो पाकिस्तान की चीज़ें मेड इन पाकिस्तान लिखा, तो मुझे खुशी होती थी देख के कि मेरे मुल्क की चीज़ें भी यहाँ पे बिकती हैं और यहाँ पे लोग उन चीज़ों को बेच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जाहिर सी बात है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से है। अगर वो रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो आपकी चीज़ तो वहाँ नहीं बिक सकती और उनकी चीज़ यहाँ नहीं बिक सकती। तो ग्लोबलाइजेशन वाले लोग ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का रिजल्ट जो है वो ये है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और आप यहाँ पे देखें कि ये जो कॉस्ट कर्व है, ये डी मीन्स डोमेस्टिक और जी मीन्स ग्लोबलाइजेशन है, तो आपके सामने है कि कॉस्ट डाउनवर्ड शिफ्ट कर गई है। और जब कॉस्ट कर्व शिफ्ट करता है तो उसकी वजह ये होती है कि एक तो फिक्स कॉस्ट कम हो जाती है, वो आपके सामने है कि फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। समझ रहे हैं, फिक्स कॉस्ट क्या हुई है, कम हो जाती है। और दूसरा जो है वो ये फ़ायदा है कि वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाती है, ये बात अभी हमने कही। तो आप ये समझते हैं इस चीज़ को कि ये जो इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये फिक्स कॉस्ट में कमी को शो कर रहा है। और जो टोटल कॉस्ट कर्व इधर आपका फ्लैटर हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो रही है, शैलोअर जैसे कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें कम होने की वजह से फ़ायदा हो रहा है। ये चीज़ मैं आपको बना के भी समझा देता हूँ एक उसके ऊपर, इसी ग्राफ को।
जी, यहाँ पे इसको बनाते हैं। इसमें ये आउटपुट है और यहाँ पे रेवेन्यू और कॉस्ट, ठीक है जी। और ये व्हाट इज दिस, दिस इज टोटल रेवेन्यू कर्व, ये टोटल रेवेन्यू कर्व है। और ये आपके पास टोटल कॉस्ट कर्व है, ठीक है जी। और फर्ज कर लीजिए कि यहाँ पर गैप जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो ये टोटल कॉस्ट डोमेस्टिक है और ये टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू भी क्या है, डोमेस्टिक है। यानी अभी आप डोमेस्टिकली ही चीज़ों को बना रहे हैं और बेच रहे हैं, आप कोई दुनिया से कोई आपका राब्ता नहीं है। तो इस जगह पर ये जो आउटपुट है क्यू, ये भी डोमेस्टिक है, आप अपने मुल्क में जो बना रहे हैं। तो इस जगह पर देखें तो आपका जो कॉस्ट है सी डी, डोमेस्टिकली जो कॉस्ट आपको पड़ रही है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। और जो अर्निंग है आपको वो आपके सामने है, वो है रेवेन्यू, और ये डोमेस्टिक रेवेन्यू है आपके पास जो आपको मिल रहा है वहाँ पे, ठीक है जी। इसको ज़रा यहाँ से मिटा देते हैं, दोबारा बनाते हैं, यहाँ ले देते हैं रेवेन्यू कॉस्ट, ठीक है ना जी। तो ये है जी, रेवेन्यू और कॉस्ट का जो डिफरेंस है ये प्रॉफिट है, और ये डोमेस्टिकली प्रॉफिट आप इतना अर्न कर रहे हैं। अब क्या होता है, अब आप ग्लोबलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं। तो आप ग्लोबलाइजेशन की तरफ जब जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको, आपकी जो कॉस्ट है वो दोनों कम हो जाएगी। हमने पढ़ा था कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, तो इनडायरेक्टली टोटल कॉस्ट जो है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो उसकी वजह से टोटल कॉस्ट कर्व जो है वो शिफ्ट करेगा, फिक्स कॉस्ट चेंज होगी। तो पहले फिक्स कॉस्ट इतनी थी, आप फिक्स कॉस्ट फर्ज करें इतनी है, और ये आपके सामने टोटल कॉस्ट कर्व जो है आफ्टर ग्लोबलाइजेशन वो आपके पास आ जाएगा। इसको आप टोटल कॉस्ट जी कह लीजिए, ग्लोबलाइजेशन। तो अब ये आपके सामने स्टोरी है। आपको पता है कि जो कॉस्ट कर्व होता है, ये फॉर एग्जांपल कॉस्ट कर्व है, और अगर ये जितना ज़्यादा इस तरफ को जाता जाएगा, क्योंकि कॉस्ट आप इधर प्लॉट करते हैं, तो जितना ये इस तरफ मूव करता जाएगा इसका मतलब होगा कि कॉस्ट क्या होती जा रही है, कम हो रही है। यानी ये वन है, ये टू है, तो ये कॉस्ट क्या हो रही है, कम। और जितना आप इस तरफ को मूव करते जाएंगे, इस तरफ को, तो ये कॉस्ट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे अब इस तरफ को चले जाएं तो ये थ्री है, तो कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये समझ रहे हैं ना बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ये आउटपुट एक्सिस की तरफ मूव करेगा उतनी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। और और ये कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। और अगर इस तरफ को मूव करेगा तो कॉस्ट क्या करेगी, बढ़ जाएगी। ये है स्टोरी, इसमें कॉस्ट कम होती। अच्छा, तो यही चीज़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है फॉर एग्जांपल कॉस्ट और रेवेन्यू का डिफरेंस हम देखें तो ये आउटपुट जो है ये
ग्लोबलाइजेशन की आउटपुट है। और यहाँ पर जो कॉस्ट है वो आपके सामने, ग्लोबलाइजेशन होने के बाद जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट ग्लोबलाइजेशन की है। और ये रेवेन्यू क्या है, ये रेवेन्यू ग्लोबलाइजेशन का है। अब आपके सामने रेवेन्यू और कॉस्ट में डिफरेंस आपके सामने कि कितना फ़ायदा हुआ है इस फर्म को आफ्टर डूइंग द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इसको ये फ़ायदा हुआ है कि इसका रेवेन्यू और कॉस्ट जो है उसमें गैप बढ़ गया है। तो दिस इज़ समथिंग, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है वो कॉस्ट पर भी हो रहा है और आपके सामने आउटपुट पर भी हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को कि ये जो है वो हमें बेनिफिट्स होते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम दोबारा आ जाएं, जी ये देखें, ये मैं सॉरी, ये मैं इधर शो करता हूँ। जी ये देखें, यही मैंने ग्राफ अभी आपको बना के समझाया है कि इसके अंदर आपको क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। यहाँ पे देखें, है ना, तो ये जो है ये पॉइंट तो इसमें ये जो चीज़ है ये आपको बता रहा है कि ये बेनिफिट, ये प्रॉफिट जो है वो डोमेस्टिकली हो रहा था। और अब जो रेवेन्यू और कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है वो ये आ रहा है आपके सामने। ये प्रॉफिट ग्लोबलाइजेशन, ये प्रॉफिट ग्लोबलाइजेशन का है। और ये प्रॉफिट जो है ये प्रॉफिट डोमेस्टिकली है जो आपको आप अर्न करते हैं। तो बहरहाल, तो ये ग्राफ समझ आ गया आपको, ये है जी स्टोरी। अच्छा, उसके बाद यही इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन आपको बताई गई है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो फिर डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद है कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन इन प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में ग्लोबलाइजेशन आपको पता है ऑफशोर कंपनी होती हैं जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में उनकी ऑपरेशन हो रहे होते हैं, और उसमें तीन बातें हो सकती हैं। एक होता है ग्लोबल सप्लाई चेन्स, और एक होता है नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस, और एक होता है ग्लोबल कोलैबोरेशंस। ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर क्या होता है कि फर्म जो है वो डिपेंड कर रही होती है कि अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट्स जो है वो पूरी दुनिया से वो ले रही होती है। यानी कुछ कुछ चीज़ें भी बाहर से मंगवा रही होती हैं या कुछ उसके कंपोनेंट्स मंगवा रही होती है। तो ये ग्लोबल सप्लाई चेन होती है। इसको मतलब सप्लाई आ रही होती है आपको ग्लोबली, यानी दुनिया से आपको सप्लाई आ रही होती है, या तो कुछ प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं या उनके कंपोनेंट्स आ रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कार बना रहे हैं तो उसका इंजन आप हो सकता है किसी दूसरे मुल्क से बना मंगवा रहे हो, और हो सकता है कि उसका टेप रिकॉर्डर आप किसी दूसरे मुल्क से मंगवा रहे हो। तो ये ग्लोबल सप्लाई चेन्स है। फिर दूसरा है नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एक फर्म कुछ एक्टिविटीज खुद भी करती है, फर्म डज सम एक्टिविटीज इटसेल्फ, और कुछ वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है लो कॉस्ट प्रोवाइडर से फॉर अदर पार्ट्स ऑफ दी इट्स वर्क, जहाँ पे उन्हें लगता है कि ये चीज़ उससे आउटसोर्सिंग जैसे हमने पढ़ा था, लेकिन ये आउटसोर्सिंग ऑफशोरिंग की शक्ल में है कि जहाँ पर कॉस्ट कम है ये चीज़ वहाँ से मंगवा ली, बाकी खुद कर लिया। फिर ग्लोबल कोलैबोरेशंस हैं, कोलैबोरेट कर कहते हैं तावन करना एक दूसरे के साथ। तो लोकल फर्म अगर जहाँ पर लोकल लॉज जो हैं उनको फॉरेन फर्म्स को इजाज़त दे दें कि आप हमारे मुल्क में काम कर सकते हैं, या फिर लोकल लॉज जो हैं वो मना करते हैं कि आप जो हैं वो हमारे मुल्क में काम नहीं कर सकते हैं, तो उसके मुताबिक है। तो लेकिन जहाँ पे वो अपनी फैक्ट्रियाँ बना सकते हैं, जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, वहाँ पर वो ओपन करते हैं और वहाँ पे वो काम करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि बहुत सारे मुल्क ऐसे होते हैं जो कहते हैं आप हमारे मुल्क में अपनी बिजनेस जो है वो अपना फैक्ट्री नहीं बना सकते, तो आप क्या करेंगे, आप उनके मुल्क के अंदर किसी फर्म के साथ कोलैबोरेशन करके वहाँ पर फिर एक जॉइंट वेंचर शुरू कर लेते हैं, इकट्ठे फिर काम शुरू करते हैं, क्योंकि उनका लॉ फॉरबिड कर रहा है। यानी फॉरबिड मीन्स मना कर रहा है कि वो आप अपने वहाँ पे फैक्ट्री नहीं बना सकते, तो आप क्या करेंगे, उसी तरह की किसी और फैक्ट्री से रब्ता करके उस मुल्क के अंदर
तो आप उससे जॉइंट वेंचर यानी इकट्ठा काम बिजनेस शुरू कर सकते हैं और आप इकट्ठे उस चीज़ों को लेके चल सकते हैं वहाँ पे। नहीं जी, चैप्टर ख़त्म हो गया। अब एज़ यूजुअल इसके एंड पे जो एमसीक्यूज़ हैं वो आप लोग देखें, मैं भी डिस्कस करता हूँ आपके साथ, तो फिर आगे अगला चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये आप लोगों ने ये सारे एमसीक्यूज़ करने हैं, एमसीक्यूज़ की अलग बुक भी है आपके पास, उसमें से भी करने हैं और इस बुक के एंड पे भी दिए हुए हैं वो भी करने हैं और ये भी करने हैं, ये सारे करने हैं क्योंकि आपका जो पेपर है वो ज़ाहिर सी बात है एमसीक्यूज़ बेस होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, जी कौन सी फॉल्स देखना है कौन सा है। तो अबाउट द ब्रेक इवन पॉइंट ऑन ए सीवीपी चार्ट, सीवीपी मींस कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट चार्ट जो होता है, यानी जो ब्रेक इवन आपने एनालिसिस पढ़ा था, तो उसमें कौन सा फॉल्स है। तो उसमें जो फॉल्स है वो आप देखें, इसमें अगर आप ए और डी देखें तो ए और डी में क्या होता है, वो एक ही बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट विल बी ज़ीरो। प्रॉफिट कहाँ पे ज़ीरो होते हैं, ये तो ठीक है, गलत तो नहीं है, क्योंकि जहाँ पर भी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल होगा वहाँ पर प्रॉफिट क्या होगा, ज़ीरो होता है। और इसी चीज़ को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है क्योंकि ये चीज़ दोनों एक ही बात है। इसने पूछा कि फॉल्स क्या है, फॉल्स उसमें ये कह रहा है कि प्रॉफिट कैन बी इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग द आउटपुट, प्रॉफिट कैन बी इंक्रीज बाय इफ द आउटपुट इज डिक्रीज। तो ये वैसे ये दोनों बातें जो हैं वो आपके सामने हैं, इस चीज़ को आप समझें। मैं इसको आपको जी जस्ट मिनट में आपको वन नोट ओपन हो तो मैं आपको समझाता हूँ, ये ऑफ हो गया था। जी तो ये ज़रा दोबारा फिर वहीं जाना पड़ेगा। ये देखें जी, ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर ये कह रहे हैं, ये ब्रेक इवन एनालिसिस हमने पढ़ा हुआ है कि उसमें आपको याद होगा कि हमने इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में ये चीज़ पढ़ी थी कि टोटल रेवेन्यू कर्व, ये जो लीनियर हमने पहले बनाया था, टोटल रेवेन्यू कर्व लीनियर बनाया था और टोटल कॉस्ट कर्व भी लीनियर बनाया था, ये टोटल कॉस्ट है, ठीक है ना जी। और यहाँ पर ये देखें आपके सामने, तो यहाँ पर जब आप आउटपुट बढ़ाते चले जाते हैं, यहाँ पर तो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट सेम है, मीनिंग यहाँ पे प्रॉफिट ज़ीरो है। लेकिन जब आप आउटपुट बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं, तो आउटपुट के बढ़ाने से प्रॉफिट, ये सारा क्या है, ये प्रॉफिट पहले इतना प्रॉफिट है, ये इतना प्रॉफिट है, ये इतना प्रॉफिट है, ये इतना, ये प्रॉफिट देखें बढ़ता चला जा रहा है। यानी अगर लीनियर होंगे, इफ टोटल कॉस्ट and total revenue curves are linear, then इंक्रीज करेंगे, जब आप इंक्रीज इन आउटपुट करेंगे तो फिर प्रॉफिट भी बढ़ेगा, आपके सामने है, ठीक है ना जी। और
अगर ये लीनियर हैं और आप डिक्रीज करते हैं इन आउटपुट, तो आप ये देखें, ये आउटपुट बढ़ रही है ना, ये देखें आउटपुट बढ़ती जा रही है, आउटपुट बढ़ रही है। अब आप आउटपुट में कमी करें, आउटपुट कम करके यहाँ पे ले आए, फिर आउटपुट मजीद कम करें, मजीद कम करें, मजीद, तो आउटपुट में ये देखें कमी हो रही है, ये आउटपुट में कमी हो रही है। तो पहले ये लॉस है, क्योंकि ये लॉस कितना है, इतना है, क्योंकि कॉस्ट ऊपर है ना, ये सारा लॉस है। तो लॉस क्या होता जा रहा है, लॉस आपके सामने है कि आउटपुट के कम होने से लॉस बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आउटपुट में अगर कमी करेंगे तो आपका लॉस जो है वो बढ़ेगा। ये चीज़ समझनी है आपने, समझ रहे? और ये है जब लीनियर हो वहाँ पे आपके सामने, क्योंकि ये वाला सारा हिस्सा जो है ये लॉस है और ये वाला सारा हिस्सा जो है ये प्रॉफिट है। क्योंकि इधर इस सारे हिस्से में ये वाला जो सारा हिस्सा है, ये वाला जिसको मैंने अब शेडेड सा कर दिया है, इसमें देखें तो रेवेन्यू ऊपर है, कॉस्ट नीचे है। इस सारे हिस्से में, इस सारे हिस्से के अंदर क्या हो रहा है, इस सारे हिस्से के अंदर कॉस्ट ऊपर है और रेवेन्यू नीचे है, इसलिए ये सारा हिस्सा ये लॉस है। लेकिन अगर हम ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर टोटल रेवेन्यू कर्व नॉन लीनियर बनाएं जैसे ये है, और टोटल कॉस्ट भी नॉन लीनियर बनाएं, तो फिर हमारे पास दो ब्रेक इवन पॉइंट होते हैं। एक ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ये टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट सेम है, और यहाँ पर भी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट सेम है। और अब इस हिस्से के अंदर देखने से पता चलता है कि क्या हो रहा है। तो लेकिन नॉर्मली जब हम ब्रेक इवन एनालिसिस की बात करते हैं तो हम ये नॉन लीनियर की बात नहीं कर रहे होते, हम नॉर्मली लीनियर ही ले रहे होते हैं। समझ गए ये बात? तो अब अपने उस सवाल की तरफ आ जाएं, क्वेश्चन की तरफ अगर आ जाएं तो जस्ट अ मिनट मैं शेयर करता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन देखें ज़रा आप जी। तो यहाँ पे वो कहता है कि प्रॉफिट कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग आउटपुट, है ना? तो ये गलत होगी ना बात, क्योंकि आउटपुट में अगर कमी करेंगे तो ये दोबारा से इस चीज़ को कहीं पे बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। सॉरी आगे चले गए। यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है ना? ये देखें, ये टोटल रेवेन्यू और ये यहाँ पे रेवेन्यू और कॉस्ट लिख लीजिए, ये टोटल कॉस्ट और ये आउटपुट। अब आपके सामने है कि आउटपुट को बढ़ाने से, ये जो अभी इसने क्वेश्चन किया था कि आउटपुट को रिड्यूस करने से प्रॉफिट बढ़ता है, तो ये गलत होगी ना, ये चीज़, ये वाली चीज़ गलत होगी। ये है बी सेक्शन। क्यों भला? क्योंकि आउटपुट के रिड्यूस करने से तो अपना लॉस बढ़ रहा था। ये देखें, ये जो भी बात की मैंने, ये है ना यहाँ पे ब्रेक इवन एनालिसिस, आउटपुट रिड्यूस करें, रिड्यूस करें, तो ये लॉस बढ़ता जा रहा है। ये लॉस देखें, इतना हो गया, इतना हो गया, ये तो इस आउटपुट पे लॉस थोड़ा है, फिर उस पे और ज़्यादा हो गया। तो आउटपुट कम कर रहे हैं तो लॉस बढ़ रहा है, ये कह रहा है प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो ये गलत है, ये वाली चीज़ गलत है। तो इसलिए फॉल्स हमने बताना था, बता दिया। ठीक है जी, ये क्लियर होगी बात। बी पॉइंट है जो कि इसमें हमारा ये तीनों पॉइंट जो हैं वो क्या है, सही है, ये वाला फॉल्स है। तो ये बी पॉइंट हमारा आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अब ये ट्रू पूछ रहा है, ये जरा जेन में। अबाउट द ब्रेक इवन पॉइंट ऑन कर्वी लीनियर कॉस्ट एंड रेवेन्यू चार्ट। अब वो कहता है, जब वो सीवीपी की बात करेगा तो जब तक वो कर्वी की बात ना करे तो आपने लीनियर ही समझना है वहां पे। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि दूसरे सवाल के अंदर कि जी बताइए कि कौन सा ट्रू है। तो ये ज़रा देखिए, इसके अंदर कर्वी लीनियर के अंदर, कर्वी लीनियर के अंदर जो ट्रू है वो क्या है? कि कर्वी लीनियर के अंदर मैंने अभी समझाया कि उसमें एक ब्रेक वन पॉइंट नहीं होता, है ना? कर्वी लीनियर, ये देखें ना,
कर्वीलीनियर जब आप बनाएंगे तो ये टोटल रेवेन्यू कर्व भी कर्वीलीनियर, टोटल कॉस्ट भी कर्वीलीनियर, तो दो ब्रेक इवन पॉइंट होते हैं, अभी समझाया। तो ये बात तो गलत है, ठीक है ना जी। उसके बाद जो है वो सी देखें, वो कहता है प्रॉफिट विद ऑलवेज बी इंक्रीज्ड इफ आउटपुट इज इंक्रीज। नहीं, आउटपुट बढ़ाते जाएं तो ये देखें बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, प्रॉफिट यहाँ तक बढ़ा है, यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट है, इसके बाद तो प्रॉफिट कम होना शुरू हो गया और फिर जीरो हो गया, तो ये भी क्या हो गया, गलत है। अब वो कहता है इफ द इट इज द वॉल्यूम वेयर टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम। नहीं, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम नहीं होता, प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। तो सही क्या है, प्रॉफिट कैन बी इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग आउटपुट। कैसे भला, कि अगर आप रिड्यूस करेंगे आउटपुट को तो फिर क्या होगा, प्रॉफिट जो है वो बढ़ सकते हैं। कैसे भला, कि अगर फॉर एग्जांपल इस ब्रेक इवन पॉइंट पे हैं आप, तो आप आउटपुट को रिड्यूस करते जाएं तो ये प्रॉफिट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये मैक्सिमम यहाँ पे होगा आके। समझ रहे हैं, इसको दोबारा से इधर देख लें, यहाँ पे देख लें, ये रेवेन्यू कर्व और ये कॉस्ट कर्व, ये फर्ज कर लें आप इस ब्रेक इवन पॉइंट पे। अब आप आउटपुट ये कर दें, ये वाली, तो इस पे देखें प्रॉफिट बढ़ गया ना, मजीद कम कर दें प्रॉफिट और बढ़ गया ना। तो ये वो बात कर रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट से लेफ्टवर्ड यानी आउटपुट जब आप कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इधर भी देखें, इस ब्रेक इवन पॉइंट पे हैं आप, इससे अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो फिर आपका लॉस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे सवाल को मजीद क्लियर करना चाहिए था कि कौन सा ब्रेक इवन पॉइंट, ए या बी, लेकिन ये वाजे नहीं किया, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन जो है वो वाजे नहीं होते। बाज़ बार इस तरह के दे देता है, लगे वाजे करना चाहिए कि कौन सा ब्रेक इवन पॉइंट पा रहा। तीसरा क्वेश्चन ये है कि बताइए कि ये ट्रू है या फॉल्स है। क्या सवाल ये है कि देयर इज नो इंसेंटिव फॉर ए फर्म to increase output beyond at point which the price elasticity of demand is equal to 1। अच्छा जी, ये ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि ये बात ज़हन में रखें कि जहाँ पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल और वहाँ पे आपका प्रॉफिट जो है वो आपने क्या किया वहाँ पे कर लिया। तो इसने यहाँ पे ये कहा है कि जहाँ पर भी प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है ना, वहाँ टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है। ये चीज़ चूँकि इधर समझाई नहीं गई है, लेकिन मैं समझा देता हूँ कि जहाँ पर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगी वहाँ पर टोटल रेवेन्यू क्या होगा, टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम। ये आपने याद करना है। तो यही बात वो बता रहा है कि जहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 है वहाँ टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है, ये याद रखना है आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फॉल्स की बात कर रहा है, कौन सा पॉइंट है जो फॉल्स है। पहला कहता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा, तो ये तो ठीक है, ये मार्जिनलिस्टिक रूल है, यानी एम सी इज इक्वल टू एम आर होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, ये मार्जिनलिस्टिक रूल यही कहता है, तो ये तो ठीक है। दूसरा कहता है द फर्म विल मेड नो प्रॉफिट ऑन द फाइनल अल्टिल इट मेड, ये भी ठीक है। तीसरा कहता है डिस्टेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट कर्व एंड टोटल रेवेन्यू कर्व विल बी एट द ग्रेटेस्ट। जारी सी बात है, जहाँ पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट में गैप जो है या डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा होगा वहीं पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट पूछ रहा है ना कौन सा होगा, तो ये तीनों पॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ही शो कर रहे हैं, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। चौथा पॉइंट जो है वो कहता है कि रिड्यूसिंग फिक्स कॉस्ट विल शिफ्ट द पॉइंट ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू अ डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। हाँ, ये गलत है, ये गलत है, क्यों भला, क्योंकि फिक्स कॉस्ट की वजह से टोटल कॉस्ट कर्व जो है वो शिफ्ट करेगा, ये पता है ना आपको। और वेरिएबल कॉस्ट कर्व की वजह से टोटल कॉस्ट कर्व की स्लोप चेंज होती है, ये हम पहले करके आए ये बात। तो जब आप फिक्स कॉस्ट कम करेंगे तो उससे टोटल कॉस्ट कर्व शिफ्ट कर जाएगा, यानी ये फॉर एग्जांपल टोटल कॉस्ट कर्व ये है, तो अब जब आप फिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी, है ना। तो टोटल कॉस्ट 1 से 2 पे चली जाएगी,
यानी टोटल कॉस्ट नीचे की तरफ जाएगी। तो अब आप टोटल रेवेन्यू कर्व बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका जो पॉइंट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट पे चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती तो फिर इन दोनों की स्लोप चेंज हो जाती। अब इनकी स्लोप जो है वो चेंज नहीं होगी। अब इन दोनों की स्लोप क्या है, सेम रहेगी बिल्कुल। फिक्स कॉस्ट के अंदर टोटल कॉस्ट कर्व की यहाँ इंटरसेप्ट चेंज होता है, स्लोप चेंज नहीं होती। हाँ, अगर वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती तो फिर इसकी स्लोप भी चेंज होती है। स्लोप चेंज होती तो फिर आपका वो चेंज होता, क्या भला, आउटपुट चेंज हो जाती, वरना तो नहीं चेंज होती। इसको इस तरीके से समझ लीजिए, मैं आपको इसको बना के समझा देता हूँ मजीद भी। यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे समझ लेते हैं। ये देखें, ये आउटपुट है, ये रेवेन्यू और ये कॉस्ट है। ये फर्ज कीजिए आपका रेवेन्यू कर्व है और ये आपका कॉस्ट कर्व है। अब वो ये कह रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाए। जब आप फिक्स कॉस्ट चेंज करेंगे तो ये तो पैरेलल पैरेलल शिफ्ट कर जाएगा इसके। जब पैरेलल शिफ्ट करेगा तो रेवेन्यू और कॉस्ट का जो आपका डिफरेंस है ना, वो देखें अब आप, वो क्या है, वो सेम रहेगा। रेवेन्यू और कॉस्ट का जो है वो डिफरेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ये फिक्स कॉस्ट में तब्दीली की वजह से हुई है, ये चीज़ क्या हुई है, फिक्स कॉस्ट में तब्दीली की वजह से हुई है, तो यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग होगा वो तो सब जगहों पे सेम रहेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपका चेंज हुआ है। अच्छा, अब लेकिन अगर आपका यही टोटल कॉस्ट कर्व ऐसे बन जाता, अब ये देखें, इसकी स्लोप और इसकी स्लोप में डिफरेंस आ गया। एक तो फिक्स कॉस्ट में तब्दीली यहां से समझ आ रही है कि ये इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है, ये वाला हिस्सा, और प्लस ये जो स्लोप चेंज हो रही है, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी इसमें क्या हुई है, कम हुई है। तो फिर अब रेवेन्यू और कॉस्ट में जारी सी बात है कि आप डिफरेंस देखें तो यहाँ पर ज्यादा हो रहा है। ऐसे ही है ना, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि आउटपुट लेवल फिर चेंज हो जाएगा वहां पे। तो ये है जी, ये चीज गलत है, क्योंकि आप डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट पे नहीं रहेंगे अगर फिक्स कॉस्ट चेंज होती है तो। उसके बाद नेक्स्ट है जनाब उल्लू, ग्लोबलाइजेशन क्या है वो आपको मैंने बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स व्हाई द लोअर सर्च कॉस्ट, याद है लोअर सर्च कॉस्ट, लोअर सर्च कॉस्ट अनेबल द ई कॉमर्स रिड्यूस प्राइस इन अ मार्केट। कौन सी, किसकी वजह से भला हो जाती है कम, क्योंकि आपको कंज्यूमर क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं प्राइसेस, और उनको उसके लिए कॉस्ट भी बेयर नहीं करनी पड़ेगी। यानी कौन सी रीजन है, सी, कंज्यूमर कैन लोकेट लोअर प्राइसेस विदाउट इंक्रिंग हाई कॉस्ट टू डू सो। इस वजह से उनकी सर्च कॉस्ट कम हो जाती है। जैसे आपको बताया था कि उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है, उनकी जो है वो जो है वहाँ पे ट्रैवलिंग कॉस्ट कम हो जाती है, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, फिर ये कहते हैं कि विच, आपको पता है कि जो ई कॉमर्स होता है या एसीटी बेस्ड डिमांड कर्व होता है वो मोर इलास्टिक होता है, लेकिन वो कम हो जाती है इलास्टिसिटी जब वो कॉम्प्लीमेंट की सूरत में आ रही होती है। ठीक है ना जी। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि नॉर्मली तो एसीटी बेस्ड डिमांड कर्व जो होता है, एसीटी बेस्ड डिमांड कर्व, वो उसमें इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, लेकिन बाज़ औक़ात उसकी इलास्टिसिटी कम भी हो जाती है। वो क्यों होती है, क्योंकि आपने एक गेम को डिज़ाइन किया होता है, जैसे यहाँ पे इसने वीडियो गेम की बात कर रहा है कि वो सिर्फ एक ही किस्म की ब्रांड के साथ वो चलेगी, वरना नहीं चलेगी। तो फिर तो वो मजबूरी होगी ना, उसमें तब्दीली ज़्यादा नहीं लाई जा सकती। तो जब तब्दीली ज़्यादा नहीं लाई जा सकती तो वो लेस इलास्टिक हो गया, जब तब्दीली ज़्यादा लाई जा सकती तो मोर इलास्टिक होता है। तो ये है जी ए पोर्शन। और आखिरी क्वेश्चन इसके अंदर क्या है, आखिरी क्वेश्चन है जी, इन डायग्राम बिलो, ये डायग्राम आपके सामने है, यहाँ पर
रेवेन्यू और कॉस्ट आ जाएगा, ये ज़ीरो है, ये यहाँ पर ये आउटपुट आ गई जी। अब यहाँ पे कह रहे हैं साहब कि इन डायग्राम बिलो म्यूजिक प्रोवाइडर इनिशियली प्रोड्यूस सीडीज एंड सोल्ड एट पॉइंट बी। जी, ये बी पॉइंट पे सोल्ड करते हैं इनिशियली। विच ऑफ द, ये इसका मतलब यहाँ पर रेवेन्यू इतना है और कॉस्ट इतनी है, ठीक है ना जी। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डिनोट्स इट्स पोजीशन फॉर फॉलोइंग द डिसीजन टू सीज सेलिंग सीडीज इंस्टेड ऑफ सेलिंग म्यूजिक solely as downloadable files। तो पहले क्या करते थे, पहले सीडीज को प्रोड्यूस करते थे और उनको सेल करते थे बी पॉइंट पे, खुद ही सीडी बनानी और बेचनी भी, म्यूजिक प्रोवाइडर फर्म जो थी। अब क्या कर रहे हैं, अब वो उन्होंने सीज कर दिया है, सीज मीन्स बंद कर दिया सेलिंग सीडीज। अब वो सीडीज को सेल नहीं करते, बल्कि उसके बजाय वो म्यूज़िक को सिर्फ सेल करते हैं किस शक्ल में, डाउनलोडेबल फॉर्मेट के अंदर, यानी डिजिटल फॉर्मेट के अंदर। तो वो कहाँ पे चले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो इस सूरत के अंदर उनकी जो रेवेन्यू है मज़ीद बढ़ेगा, यहाँ पे आ जाएंगे वो, और कॉस्ट उनकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो सी पॉइंट पर मूव कर जाएंगे। तो ये है जी स्टोरी, ठीक हो गया। तो इसका जो जवाब है वो क्या होगा, सी, क्योंकि उसमें सेल ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको याद है ना, कंजम्पशन बढ़ जाती थी, कंजम्पशन बढ़ जाती थी, प्राइसेस जो है उस पर फ़र्क पड़ता था, कम हो जाती। ये चैप्टर ख़त्म हो गया जी। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो ये इसकी बल्कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, इनकी वजाहत भी लिखी हुई है, इन जवाबात लिखे हुए हैं, यानी तो ये जवाब भी यहाँ से आपने पढ़ लेने हैं। मज़ीद इसी किताब के अंदर क्वेश्चन नंबर 28 से 31 जो हैं ये भी आपने करना है, इस बुक के एंड पे दिया हुआ है, ये भी MCQs आपने करने हैं। प्लस मैंने एक बुक अलहदा भी MCQs की दी हुई है, वो भी आप लोगों ने वहाँ से भी जो इससे रेलिवेंट हो वो सारे करने हैं। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। अब हम चैप्टर 8 शुरू करने जा रहे हैं, और चैप्टर का नाम है कंपटीशन, मार्केट, फेलियर्स एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये क्वेश्चन है जी, ये चैप्टर है जी, ये हमने शुरू करना है। और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि 7 क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पढ़ना है, और इसके लिए जो हमें एबिलिटी रिक्वायर्ड है वो कॉम्प्रीहेंशन है, कॉम्प्रीहेंशन लेवल की चीज़ें हैं, कॉम्प्रीहेंशन करनी है हमने, इनको समझना है अच्छी तरीके से। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है मेथड ऑफ बिजनेस इंटीग्रेशन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं, ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो बिजनेस इंटीग्रेशन से शुरू करते हैं, ये क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो बिजनेस इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, सबसे पहले ये है कि बिजनेस इंटीग्रेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है इन विच टू और मोर सेपरेट बिजनेसेस, इसमें दो या दो से ज़्यादा जो बिजनेस फर्म्स होती हैं वो कंबाइन हो जाती हैं और फॉर्म और बनाती हैं अ लार्जर बिजनेस एंटिटी, एक और बड़ी एंटिटी बना देते हैं। तो इसका मतलब इंटीग्रेट का मतलब होता है इंजमाम, इंजमाम कहते हैं इकट्ठा हो जाना, एक हो जाना। तो यहाँ पर भी बिजनेस इकट्ठे होके एक बन जाते हैं, यानी पहले ए फर्म थी, फिर और एक बी फर्म थी, दो फर्म थी, तो ए फर्म लहदा है, बी फर्म लहदा है, लेकिन ये दोनों इकट्ठे होके क्या बन गई, ए बी फर्म बन गई। तो ये इंटीग्रेशन, समझ रहे हैं ना। तो ए बी फर्म के नाम से ये बन जाएंगी। तो ये अगर हो सकता है ये 3 है तो 3 बन के ABC फर्म बन जाए, एक फर्म बन जाए। पहले वो ए बी लहदा फर्म थी, अब वो एक नई फर्म बन के आ गई सामने, ABC फर्म आ गई, लेकिन पहले अलग अलग थी तीनों। तो इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना। तो इसका मतलब ये है कि दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट बिजनेसेस या फर्म्स अगर कंबाइन हो जाती हैं, इंटीग्रेशन का मतलब है कंबाइन होना, कंबाइन होकर एक लार्जर बिजनेस एंटिटी बन जाए तो उसे बिजनेस इंटीग्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पे जो है वो समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से होता है। तो उसके लिए आपको एक मैट्रिक्स यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको हम एंस ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो आपको तस्वीर यहाँ पे नज़र आ रही है, एंस ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स कहते हैं इसे। तो इसको समझते हैं, और इसको प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स भी कहते हैं, एंस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये चीज़ आज हम अभी इसको करते हैं।
तो वो मैं आपको समझाता हूँ। जी जी, यहाँ पे इसको समझते हैं। तो ये है ends of product market मैट्रिक्स। ठीक है जी। और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसने बताया था कि बिजनेस कैसे ग्रो करता है, यानी ये किस चीज़ को बताता है? ये बताता है डायरेक्शन ऑफ बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस किस तरह से ग्रो कर सकता है, आपसे भी लोग पूछें कि बिजनेस कैसे ग्रो करता है, तो जाहिर सी बात है आपको ये समझाना पड़ेगा। अच्छा, ये ज़हन में रहे कि जो ये हम लाइन लगाते हैं इसको हम कॉलम कहते हैं, और ये वाली जो लाइन लगाते हैं यानी इस तरफ, ये इस तरफ, ये जो इसको रो कहते हैं, और जहाँ पर रो और कॉलम बन जाएं उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना? तो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें रोज और कॉलम्स आ रही होती हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स हम बनाते हैं, जैसे ये आपके सामने ये देखें, ये दो, अब ये लाइन लगाई ना तो दो कॉलम बन गए, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, और इधर से मैं एक लाइन लगाता हूँ तो ये क्या बन गई? दो रोज बन गई। तो इधर हमने लिखा है प्रोडक्ट्स। क्या लिखा है? प्रोडक्ट्स। और इधर लिखा है हमने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे लिखा है न्यू प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स दो तरह की होगी, एक एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग मीन्स जो एग्जिस्ट कर रही हैं, यानी एग्जिस्टिंग मीन्स करंट, जो करंट इस वक्त मौजूद है। तो प्रोडक्ट्स की दो काइंड्स आ गई, एक पुरानी एक नई। और दूसरी तरफ आपके पास मार्केट्स आ गई, जो रो वाइज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मार्केट्स भी दो तरह की आ गई, एक आ गई करंट मार्केट, ये पहली काइंड आ गई, और दूसरी काइंड इधर लिख देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? न्यू मार्केट। तो दो मार्केट हैं, एक पुरानी एक नई, और दो ही प्रोडक्ट्स हैं, दो ही क्या हैं? प्रोडक्ट्स हैं, एक पुरानी एक नई। ये समझ गए आप? इसका मतलब ये है कि जो पहली है, पहली को हम कहते हैं मार्केट। इस पहली सिचुएशन के अंदर आप जरा देखें, जस्ट अ मिनट, इसको मैं इसको मिटा दूं, अगर ये मिट जाए तो।
जी वर्क नहीं कर रहा। इसको हम ए कह देते हैं, ठीक है ना जी। इसको हम ए कह देते हैं, इसको हम बी कह देते हैं, इसको हम सी और इसको हम डी कह देते हैं अपने समझने के लिए, ठीक है ना जी। इसको यहाँ से ख़त्म कर दें, ये नहीं है, ठीक है जी। अब ए का क्या मतलब है, आप ज़रा नोटिस करें। ए के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, और ए के अंदर जो मार्केट है वो भी एग्जिस्टिंग मार्केट है। इसका मतलब इस हिस्से के अंदर हमें ये नज़र आ रहा है ए के अंदर कि हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचेंगे, तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचना है, ये ए के अंदर, समझ गए। यानी अगेन दिस इज नॉट वर्किंग। मेरा ख्याल है ये वर्क नहीं कर रहा, तो इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं, कल फिर पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। इसका कोई इशू हो गया, थैंक यू वेरी मच। आप क्वेश्चन देख लेते हैं कोई अगर है तो, अदरवाइज फिर वाइंड अप करते हैं। सर यूरोपियन यूनियन, ये फराज कहते हैं सर यूरोपियन यूनियन में भी तो प्रोटेक्शनिस्ट बिहेवियर की प्रॉब्लम आती होगी, तो वो लोग क्या करते हैं। वहाँ नहीं है प्रोटेक्शनिस्ट बिहेवियर, वहाँ पे तो ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। अगर वो ये ग्लोबल यूरोपियन यूनियन वाले करते तो वो कभी भी अपने बॉर्डर्स ओपन ना करते। तो वहाँ पे प्रोटेक्शनिज्म का क्वेश्चन नहीं है। वहाँ पे लोग जो हैं वो उन्होंने तो अपने बॉर्डर्स ओपन कर दिए हैं, उन्होंने तो टैरिफ ख़त्म कर दिए हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो वो तो इस चीज़ के हामी है कि ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए। सर .4 MCQs में तो 4 ठीक हैं,
पॉइंट डी कैसे गलत है समझ में नहीं आया। अ, ये पिछले चैप्टर की बात कर रहे हैं ना, चौथे के अंदर आप कह रहे हैं कि अच्छा ये रिड्यूसिंग फिक्स कॉस्ट विल शिफ्ट द पॉइंट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू द डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो चार ठीक है, पॉइंट डी कैसे गलत है? पॉइंट डी चौथा पॉइंट आप पढ़े ना, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने भी आपको बताया कि जो फिक्स कॉस्ट है उससे शिफ्ट शिफ्ट करेगा, आपका टोटल कॉस्ट का डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा, लेकिन उसकी स्लोप चेंज नहीं होगी। स्लोप तब चेंज होती है जब वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो। तो इसलिए जब आप जो अब इसकी रीज़न पढ़ लेना, वहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि दिस इज द ट्रिकी क्वेश्चन, कटिंग फिक्स कॉस्ट विल मूव द टोटल कॉस्ट कर डाउन बट इट विल नॉट चेंज इट्स स्लोप। यही बात मैंने की है। Therefore, remaining three correct responses still apply without volume changing. Total profit will increase by the amount of the fall in the fixed cost. जितनी fixed cost कम होगी उतनी आपकी total जो है वो profit कम हो जाएगा। बाकी आपका volume of output change नहीं होगा fixed cost change होने की वजह से, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो तो आउटपुट चेंज होती है ना। फिक्स कॉस्ट का ताल्लुक तो आउटपुट से है ही नहीं, फिक्स कॉस्ट का ताल्लुक आउटपुट से नहीं है। फिक्स कॉस्ट का ताल्लुक इनडायरेक्टली आउटपुट से होता है। आपको पता है कि आउटपुट जीरो हो, आउटपुट बढ़ जाए कम हो जाए, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है। तो फिक्स कॉस्ट का ताल्लुक नहीं है आउटपुट के साथ डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ताल्लुक होता है फिक्स कॉस्ट का आउटपुट के साथ, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का आउटपुट के साथ डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है। इसलिए जब वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी तब आउटपुट लेवल भी चेंज होगा। यहाँ पर सिर्फ ये होगा कि आपकी चूंकि फिक्स कॉस्ट चेंज हुई है, तो फिक्स कॉस्ट चेंज होने की वजह से टोटल टोटल कॉस्ट कर्व जो है वो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कम हुई है तो टोटल कॉस्ट कर्व शिफ्ट करेगा राइट वर्ड, और उतना ही उसकी स्लोप में कोई चेंज नहीं आएगा, और वो पैरेलल शिफ्ट करेगा डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कह लीजिए या राइट वर्ड कह लीजिए, टोटल कॉस्ट कर्व शिफ्ट करेगा, जिससे ये होगा कि आपकी जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। सिर्फ आपका जो प्रॉफिट जो है वो आपका पहले से बढ़ जाएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कम हुई है, और उतना ही बढ़ जाएगा जितना आपका फिक्स कॉस्ट कम हुई है। ठीक है जी, समझ आई बात या नहीं? ये है उसका जवाब। फराज समझ आई है या मैं दोबारा बताऊं इस बात को? ज़रा मुझे मैसेज करके बता दीजिए इसी जगह पे जहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। कोई जवाब नहीं फराज की तरफ से। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह ताला अच्छा समझ आ गई, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको समझ आ गई है। मैं दोबारा भी बता देता हूँ कि फिक्स कॉस्ट का ताल्लुक आउटपुट से डायरेक्टली नहीं होता है, तो वेरिएबल कॉस्ट का होता है। वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती तो आउटपुट लेवल भी चेंज हो जाता। ठीक है ना फराज? चलें जी, थैंक यू वेरी मच। कल फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर दोबारा से शुरू करेंगे, वो वर्क नहीं कर रहा कल इंशाल्लाह ताला उसको लेकर चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।